Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the medium term sources of finance. इन मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हम पहला जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है दैट इज नोन एज द पब्लिक डिपॉजिट्स। यानी कि जब बिजनेस को अपने मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना होता है, यानी कि बिजनेस की जो मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए पब्लिक डिपॉजिट को एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस कंपनीज के द्वारा या फर्म्स के द्वारा यूज किया जा सकता है। क्या मतलब होता है पब्लिक डिपॉजिट्स का? When we are talking about the deposits that are raised by organization directly from the public are known as public deposits। जैसा क्या होता है कि जैसे जो पब्लिक होती है वो अपने बैंक में अपनी इनकम को सेव करती है, डिपॉजिट करती है। इसी तरीके से जब पब्लिक डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी इनकम डिपॉजिट करे और उसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन क्या करें, फंड को रेज करें, तो हम इस डिपॉजिट को पब्लिक डिपॉजिट का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है। ऐसा क्यों होता है भाई? जो पब्लिक है वो बैंक में भी तो डिपॉजिट कर सकती है, लेकिन जो बैंक के द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, कंपनीज क्या करती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऑफर करती हैं। और ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो पब्लिक है वो क्या करती हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी इनकम को डिपॉजिट करती हैं। तो हम इस पर्टिकुलर डिपॉजिट को पब्लिक डिपॉजिट के कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। अब प्रोसीजर क्या है इसका? एनी ऑफ द पर्सन जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने इनकम को डिपॉजिट करने में इंटरेस्टेड है, उसके लिए उसे एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म को फिल करना होता है, और इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म को फिल करने के बाद वो उस पर्टिकुलर अमाउंट को ऑर्गेनाइजेशन में डिपॉजिट कर सकता है। और जैसे ही वो इस फॉर्म को भर के अमाउंट को डिपॉजिट करता है, उसके रिटर्न में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको डिपॉजिट रिसीप्ट्स इश्यू करती है, और इस डिपॉजिट रिसीप्ट में डेट का एक्नॉलेजमेंट होता है। प्रॉपरली each and every condition is written on this particular deposit receipt, जो ये प्रूव करता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी इनकम को ऑर्गेनाइजेशन में डिपॉजिट किया है, और वो भी जो पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड। यानी कि उस पर्टिकुलर डिपॉजिट रिसीट में हर एक चीज लिखी हुई होती है। ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट के मीडियम से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मीडियम और शॉर्ट टर्म दोनों टाइप की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकती है। मतलब मीडियम टर्म के लिए तो ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन है ही है, इसके साथ साथ ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लीट करता है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के रेफरेंस में। क्योंकि ये जो डिपॉजिट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं ये बेनिफिशियल हैं दोनों को ही, यानी कि कंपनी को भी और डिपॉजिटर्स को भी। क्योंकि जो डिपॉजिटर्स हैं उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इन कंपेरिजन टू अदर सोर्सेस। जैसे बैंक में अगर वो सबमिट करेंगे, बैंक में अगर अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे तो उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ये ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती हैं डिपॉजिटर्स को, तो ये तो फायदा हो गया डिपॉजिटर्स के लिए। जबकि अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट की बात की जाए वो इन कंपेरिजन टू अदर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम बैंक से बहुत कम होती है। यानी कि अगर बैंक से बोरो करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो उस पर उसको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं वही बात करूं पब्लिक डिपॉजिट्स पर तो इस केस में उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है इन कंपैरिजन। तो इस तरह से दोनों को ही फायदा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा है और जो डिपॉजिटर है उसको भी इसका फायदा मिल जाता है। जनरली क्या होता है, कोई भी अगर हम कंपनी की बात करते हैं वो पब्लिक डिपॉजिट को एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इनवाइट करती है, यानी कि उससे पहले जो डिपॉजिटर हैं वो अपने फंड को रिलीज नहीं कर सकते, और ये अमाउंट 3 साल तक के लिए हो सकती है। यानी कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के साथ साथ अपनी मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए
या मैक्सिमम क्या होता है 3 साल तक के पीरियड के लिए पब्लिक डिपॉजिट्स को इनवाइट करते हैं और पब्लिक डिपॉजिट के एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म किए गए हैं और उसको रेगुलेट किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि पब्लिक डिपॉजिट्स का जो रेगुलेशन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ओके, तो ये तो बात हो गई अबाउट द पब्लिक डिपॉजिट कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स के क्या क्या मेरिट्स हैं। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस फाइनेंसिंग के मेथड को अडॉप्ट करती है तो इसके बेसिस पर उसे कुछ पर्टिकुलर एडवांटेजेस मिलते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज। whenever the fund is raised with the help of public deposit, then raising finance with the system is simple। बहुत आसान होता है, इससे फाइनेंस को रेज करना बहुत आसान होता है और इसमें किसी भी तरीके की कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व नहीं होती है, जैसा कि इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स के साथ में इन्वॉल्व होती है। या बैंक से या कॉमर्शियल बैंक से जब लोन लिया जाता है या डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जाता है तो उसमें डिफरेंट टाइप की लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना होता है। लेकिन जब हम पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू फाइनेंस को अरेंज करते हैं तो इसमें हमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी फॉलो नहीं करनी होती है। ये तो पहला फायदा हो गया। सेकेंड एडवांटेज, इकोनॉमिकल होती है ये। इट इज इकोनॉमिकल। क्यों है इकोनॉमिकल? क्योंकि जो इंटरेस्ट है डिपॉजिट पर आपकी तरफ से जो पे किया जाता है टू द डिपॉजिटर वो कम होता है इन कंपैरिजन टू द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय द बैंक्स एंड स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एडवांसिंग मनी। तो जब हम अमाउंट को कॉमर्शियल बैंक से अरेंज करते हैं, फाइनेंस को अरेंज करते हैं या स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अरेंज करते हैं तो उस केस में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट या किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन पब्लिक डिपॉजिट के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे करना होता है। इसी वजह से पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू फंड को अरेंज करना, रेज करना इकोनॉमिकल होता है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे करना होता है कंपैरेटिवली। और इसके साथ साथ एक फायदा और होता है इसमें ना, अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इस डिपॉजिट को आप रिटर्न भी कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता है कंपनी के ऊपर या कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता है इसका। ये इसका फायदा हो जाता है। थर्ड एडवांटेज है इसके अंदर, दैट इज हायर डिविडेंड। जब कंपनी पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू फंड को रेज करती है तो क्या कर सकती है कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकती है। क्या करती है इसमें ना, whenever the company is earning more than the rate of interest to its public deposits, जितना रेट ऑफ रिटर्न वो जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पब्लिक डिपॉजिट पर पे कर रही है, अगर कंपनी की अर्निंग उससे ज़्यादा रहती है तो उस केस में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को हायर डिविडेंड को पे करती है और मार्केट में अपनी बेटर रेपुटेशन को मेंटेन करते हुए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की पॉलिसी को फॉलो करती है। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरह से डिविडेंड्स हायर वे में फॉलो किए जाते हैं और कंपनी की रेपुटेशन को मार्केट में बेटर वे में मेंटेन किया जाता है। ये फायदा हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट इज नो चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम पब्लिक डिपॉजिट के हेल्प से फंड को रेज करते हैं तो हमें कंपनी की किसी भी असेट को चार्ज नहीं करना पड़ता है। आप कमर्शियल बैंक्स की बात करें या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, जब आप इनके हेल्प से फंड को रेज करते हो या फाइनेंस को रेज करते हो तो इसमें कंपनी की असेट्स को चार्ज किया जाता है। लेकिन पब्लिक डिपॉजिट में हमें ऐसे किसी भी चार्ज को कंपनी की असेट्स पर फॉलो नहीं करना पड़ता है फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी। और इसके साथ साथ जो कंपनी है वो इस पर्टिकुलर जो असेट्स चार्ज नहीं की गई हैं, इन असेट्स को चार्ज करते हुए दूसरे सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी कि कमर्शियल बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन को अरेंज कर सकता है। यानी कि एक तो पब्लिक डिपॉजिट से आपने फाइनेंस अरेंज कर लिया और दूसरा आप असेट्स को सिक्योरिटी के तौर पर चार्ज करते हुए दूसरे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से भी फाइनेंस को अरेंज कर सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट एडवांटेज और मेरिट ऑफ इट इज नो लॉस ऑफ कंट्रोल। यानी कि जब आप पब्लिक डिपॉजिट के हेल्प से फाइनेंस को अरेंज करते हो तो उस केस में जो पब्लिक है जिसने अपना पैसा
डिपॉजिट किया है ऑर्गेनाइजेशन के पास, उनके पास कंपनी के अफेयर्स में इंटरफेयर करने का कोई भी राइट नहीं होता है, कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता इनके पास। इन्होंने केवल पैसा सबमिट करा है, डिपॉजिट किया है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको मिलता रहेगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनके अमाउंट को उन्हें वापस कर दिया जाता है, रिपे कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा। लेकिन कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने की कोई भी पावर इनके पास नहीं होती है। इस तरीके से जो कंपनी है वो अपने एक्सपेंशन प्लान को बिना किसी डिपॉजिटर के इंटरफेरेंस के आगे बढ़ा सकती है, ये भी एक फायदा रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास तो पूरा वोटिंग राइट होता है और वो क्या करते हैं, अपनी वोटिंग राइट के बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स में अपना इंटरफेरेंस करते हैं। लेकिन जब हम पब्लिक डिपॉजिट्स की बात करेंगे तो जो पब्लिक डिपॉजिट करती है वो किसी भी तरीके के कंपनी के अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, क्योंकि इन्हें इसका कोई भी राइट नहीं होता है। तो इसका मतलब कंट्रोल कंपनी के हाथ में रहता है, कंपनी के डायरेक्टर्स के हाथ में रहता है, किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रोल लूज नहीं होता है। नेक्स्ट बेनिफिट इज मेथड ऑफ यूजिंग द फंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है पब्लिक डिपॉजिट्स में कि जो डिपॉजिट्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू जो भी फंड रेज किया गया है, इसको उन पर्टिकुलर पर्पजेस को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता है जिनके लिए कंपनीज को कहीं और से क्रेडिट या फाइनेंस नहीं मिल पाता है, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक्स हैं या फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये क्या करते हैं, ये कंपनी के स्पेशल टाइप के वर्क को या स्पेशल टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे प्रपोजल्स भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जिनके लिए इन पर्टिकुलर सोर्सेज से फंड अरेंज नहीं हो पाता है, तो उस केस में आप पब्लिक डिपॉजिट से फंड को अरेंज करके इस पर्टिकुलर पर्पज को कंप्लीट कर सकते हो। और इसके साथ साथ इनके रिगार्डिंग आपसे किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चंस पुटअप नहीं किए जाते हैं। ये भी एक फायदा रहता है पब्लिक डिपॉजिट का। ओके, एंड द लास्ट एडवांटेज और मेरिट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज दैट इलास्टिसिटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इलास्टिसिटी को मेंटेन कर सकते हो। कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का फ्लेक्सिबल रहता है जब आप पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू फंड को अरेंज करते हो। उस केस में कैसे रहता है, मान लीजिए कि कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड हो गई, इतना ज़्यादा पब्लिक डिपॉजिट इसके पास कलेक्ट हुआ कि कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड हो गई। तो ओवर कैपिटलाइज्ड होने की सिचुएशन में कंपनी क्या कर सकती है, इन डिपॉजिट का एक पार्ट पब्लिक को रिटर्न भी कर सकती है और इस तरह से ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। और अगर अंडर कैपिटलाइज्ड है तो ये एडिशनल फाइनेंस को रेज कर सकती है बिना किसी डिफिकल्टी के, क्योंकि ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी। तो जो पब्लिक है वो ऑब्वियसली इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास अपनी सेविंग को या अपने मनी को डिपॉजिट करना प्रेफर करेंगी इन कंपैरिजन टू बैंक्स। तो इस तरह से इनके कैपिटल स्ट्रक्चर में एक प्रॉपर इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है जब पब्लिक डिपॉजिट के हेल्प से फंड को रेज किया जाता है। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। ओके, थैंक यू।